हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो डे वाइज सीरीज चल रही है, उसकी ये डे 2 की वीडियो है। बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है ये एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए। इसमें क्विक फैक्ट्स देखेंगे, रिवीजन देखेंगे, जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्विक फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो। इसमें हम लीगल हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे कुछ, कि लीगल हिस्ट्री में कुछ चीज़ें तो नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, वीडियोज़ बनी हुई है लीगल हिस्ट्री पे काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, जितने भी एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोगों को ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका ये ऐसा ही लिंक है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारी क्विजेस मिलते रहेंगे, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स एफआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इस चैनल को ज्वाइन करने से उनको बहुत फ़ायदा होगा। साथ साथ अपर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एडवोकेट जनरल की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करना चाहें, तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा चुकी है। तो ये डे 2 की वीडियो है। डे 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी कल, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें बताए गए हैं, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आता है जो रॉयल चार्टर आया था 1600 का। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जल्दी से देखेंगे जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए कम समय में। देखिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो रॉयल चार्टर 1600 से बनी। तो रॉयल चार्टर 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे बनी 31 दिसंबर 1600 को। तो 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ थी उस टाइम पे, उन्होंने एक चार्टर दिया। उसका टाइटल था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करने के लिए लंदन की एक कंपनी थी मर्चेंट्स की, जो बनाई गई, कंटेनिंग द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड प्रिविलेजेस। इसमें कंपनी का जो संविधान था, कंपनी की क्या पावर होंगी, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी, वो इसमें लिखी हुई थी। लाइफ स्पान जो था इसका वो 15 साल का था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी शुरुआत में बनाई गई थी 15 साल के लिए बनाई गई थी, इस बेसिस पे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो उसको बंद कर दिया जाएगा। एंड दिस पीरियड कुड बी एक्सटेंडेड इफ द ट्रेडिंग वाज फाउंड प्रॉफिटेबल टू इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड को इस कंपनी की ट्रेड करने से भारत में या ईस्ट इंडीज़ में, क्योंकि भारत ईस्ट में आता है लंदन के मुकाबले, तो हमारे रीजन को ईस्ट इंडीज़ कहा गया। तो अगर इस एरिया में इस कंपनी को फ़ायदा होगा तो ये कंपनी आगे बिजनेस करती रहेगी, वरना ये कंपनी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद आता है मेयर्स कोर्ट के लिए एक एक्ट चार्टर आता है 1726 का। तो उसको देखते हैं। द जस्टिस दैट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एट मद्रास। देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और उसने देखा कि यहाँ पे वो खूब ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया से काम कर रही है, तो अब बात ये आई कि जो कंपनी के लोग थे, जो कंपनी के यहाँ पे लोग आए थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, वे लोग क्या कर रहे थे आपस में, वे लोग वहाँ पे कुछ करप्शन का काम हो गया या ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी उन्होंने, यानी करप्शन करना शुरू कर दिया, जिससे कि इंग्लैंड की सरकार को नुकसान होने लगा। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे थे, अगर वो यहाँ पे कोई आके क्रिमिनल केस करते हैं तो उन पे सुनवाई कौन करेगा, कौन उनके फैसले लेगा। तो उसके लिए मेयर कोड बनाई गई। तो द जस्टिस दैट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एट मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा वाज अनसर्टेन एंड लैक्ड यूनिफॉर्मिटी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोर्ट्स बना रखी थी, लेकिन उन कोर्ट्स में कोई समानता नहीं थी। तो उन कोर्ट्स की जगह इंग्लिश गवर्नमेंट को ये लगा, यानी इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये लगा कि देयर इज़ अ नीड फॉर इंस्टीट्यूटिंग रॉयल कोर्ट्स ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस इन ऑल प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो उनको लगा कि भाई सभी राज्यों में, यानी कि सभी जितने भी ये प्रोविंस हैं, चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, वहाँ पे एक जैसी ही कोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि सब जगहों पे एक जैसा फैसला सुनाया जाए। तो रिजर्विंग अल्टीमेट पावर इन द क्राउन इन काउंसिल। तो जो क्राउन की काउंसिल है जो इंग्लैंड में बैठती है, सारी पावर उसके पास रहेगी। दिस वाज अकम्प्लिश्ड विद द कंपनीज चार्टर ऑफ 1726। तो कंपनी का एक चार्टर आया, कंपनी को चार्टर भेजा गया 1726 में इंग्लैंड से कि भाई अब एक रॉयल कोर्ट बनेगी या एक मेयर कोर्ट बनेगी तीनों जगहों पे, चाहे बॉम्बे हो, मद्रास हो और कैलकाटा हो, और वहाँ पे जो फैसला सुनाया जाएगा वो किंग इन क्राउन, यानी जो क्राउन है उसके हिसाब से सुनाया जाएगा। द 3 टाउन्स वर टू हैव कॉर्पोरेशन। और तीनों टाउन्स में कौन कौन से टाउन्स हैं, मद्रास हैं, बॉम्बे और कलकत्ता है, तीनों में कॉर्पोरेशन होंगे। मेयर और एल्डरमैन कॉन्स्टिट्यूटेड द मेयर कोर्ट। अब देखिए एल्डरमैन मैंने आपको बताया, याद है आपको, तो एल्डरमैन क्या बताया था कि एल्डरमैन वो थे जो मेयर के साथ बैठते थे कोर्ट्स में, यानी कि वो इंग्लैंड के ही पर्सन हो सकते थे और वो सीनियर मेंबर होते थे बार के, जिनको एक्सपीरियंस होता था। तो मेयर था और एक एल्डरमैन था, कॉन्स्टिट्यूटेड थी मेयर कोर्ट। तो इनसे मिलके मेयर कोर्ट बनती थी विद राइट टू अपील टू द गवर्नर एंड हिज काउंसिल एंड देयर आफ्टर टू द किंग इन काउंसिल। तो
मेयर और एल्डरमैन ने कोई फैसला सुनाया मेयर कोर्ट से, इसकी जो अपील जाएगी वो गवर्नर एंड इस काउंसिल को जाएगी, और इसकी भी जो अपील जाएगी वो सीधा राजा को जाएगी, इंग्लैंड में जो राजा था। ओरिजिनली मेयर्स कोर्ट वाज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेयर कोर्ट क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, बिल्कुल था, विद क्रिमिनल एंड सिविल जुरिस्डिक्शन। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है कि जब आप कोई फैसला दे, मतलब यानी कि जो कोर्ट है वो कोई फैसला दे तो उसको बाद में फैसलों के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए कि भाई उस कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो अगर उस कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो आगे किसी केस में उसको यूज़ कर लिया जाएगा। जैसे इस टाइम पे जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो दो हैं, या तो हाई कोर्ट है भारत में या सुप्रीम कोर्ट है। इन दोनों के जो फैसले आते हैं वो आगे किसी भी केस जब चल रहा होता है तो उस फैसले में इन केसेस का जो रिजल्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेयर कोर्ट उस टाइम पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल जुरिस्डिक्शन हो। द मेयर एंड 2 एल्डरमैन फॉर्म द कोरम। तो कोरम कौन बनाता था मेयर कोर्ट का, सिटिंग वंस अ फोर्टनाइट, जो कि 15 दिन में मेयर कोर्ट एक बार बैठती थी। और जो मेयर कोर्ट का कोरम था, कोरम का मतलब है कि मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए तभी काम कार्यवाही आगे बढ़ पाएगी। तो कौन थे, मेयर और 2 एल्डरमैन, यानी कि जब ये 2 लोग मिलेंगे, 3 लोग मिलेंगे, यानी कि 2 एल्डरमैन हो गए और एक मेयर हो गया, तब जाके मेयर कोर्ट काम करना शुरू करेगी। द ज्यूरी सिस्टम अपीयर्स टू हैव बीन फॉलोड इन मेयर्स कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ज्यूरी सिस्टम जो था कि एक तो जज होगा, कुछ और ज्यूरी मेंबर्स होंगे, 10-15 ज्यूरी मेंबर्स होंगे, 20 ज्यूरी मेंबर्स होंगे, जो अपना मत देंगे कि क्या इस केस में इस पर्सन को सज़ा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो ज्यूरी सिस्टम था ये किस में था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में था। मेयर कोर्ट वॉज बाउंड बाय द लॉज एंड प्रोसीजर ऑफ इंग्लिश कोर्ट। सिंपल सी बात है, जब ये ब्रिटेन की सरकार के थ्रू बनी थी तो इंग्लिश कोर्ट में जो कानून चला करता था वही कानून यहाँ पे चलता था। चार्टर जो आया था 1726 का, उसने इंट्रोड्यूस करा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। तो 1726 के चार्टर ने थोड़ी बहुत जुडिशरी की जो स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंस थी, वो इसमें लाई कि अब जो कोर्ट है वो अपने विवेक से और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से फैसले सुना सकती है। फिर आती है बात, क्राउन का चार्टर आता है 1754 का। तो यानी कि पहले 1726 कहा गया जिससे मेयर कोर्ट बनी, फिर 1754 का क्राउन का चार्टर आया। तो उसमें क्या कहा गया, मेयर वाज सिलेक्टेड बाय द गवर्नर इन काउंसिल। तो अब मेयर किस तरह से सिलेक्ट होगा, मेयर सिलेक्ट होगा गवर्नर इन काउंसिल की हेल्प से। ही वॉज नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है सरकार का नॉमिनी है जो कोर्ट का मेयर होता था। द एल्डरमैन वर ऑल्सो चूजन बाय गवर्नर इन क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में जो गवर्नर था, मान लेते मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इसके जो गवर्नर थे वो चूज करेंगे एल्डरमैन को। रिक्वेस्ट कोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर चीपर एंड स्पीडी ट्रायल्स इन माइनर केसेस अप टू ₹15 रुपये तक के केस में के लिए रिक्वेस्ट कोर्ट बनाई गई 1754 का जो क्राउन चार्टर था उसकी हेल्प से, कि अगर 15 रुपये तक का कोई भी केस आता है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट कोर्ट बना दी गई, जिससे कि जल्दी से स्पीडी ट्रायल हो जाए। जिस तरह से आज के टाइम पे हम ट्रिब्यूनल बनाते हैं उसी टाइम पे उस टाइम पे रिक्वेस्ट कोर्ट बनाई गई। दिस कोर्ट वॉज सबसर्विएंट टू द काउंसिल, काउंसिल से नीची हुआ करती थी। दीज चार्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश प्रोसीजरल लॉज इन इंडिया। तो ये जो चार्टर थे, चाहे वो 1726 का हो चाहे 1754 का हो, इससे जो इंग्लिश प्रोसीजरल लॉज थे ये भारत में लागू कर दिए गए। मेयर कोर्ट एंटरटेन्ड सूट्स बिटवीन नेटिव्स इफ बोथ द पार्टीज एग्रीड। देखिए बेसिक बात ये थी कि जो मेयर कोर्ट था वो सिर्फ किन लोगों के ऊपर केस चलाने के लिए था, यूरोपियन लोगों के लिए, यानी कि जो बाहर के विदेशी लोग हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, पोलैंड के हों या फ्रांस के हों, पोर्चुगीज़ हो, तो जो भी यूरोप के लोग भारत में आके रह रहे थे उस टाइम पे, उनके ऊपर अगर केस चलाना था तो मेयर कोर्ट की मदद से केस चलाया करते थे। लेकिन अगर भारत के लोग, यानी कि जो भारत के नेटिव लोग थे, अगर वो कोई किसी ने किसी की हत्या कर दी या कोई लूट लिया, किसी चीज़ को चोरी कर ली, तो उनका केस मेयर कोर्ट में नहीं चलता था। लेकिन अगर दोनों पार्टियां एग्री हैं, दोनों पार्टियां कहती हैं कि भाई जिसका नुकसान हुआ है और जिसने नुकसान किया है, अगर दोनों को ये लगता है कि ठीक है हम मेयर कोर्ट में अपना जो केस था वो सुलझा सकते हैं, तो ये लोग यहाँ पे अपना केस सुलझा सकते हैं और मेयर कोर्ट इनकी सुनवाई करेगा। तो बेसिक बात ये थी कि मेयर कोर्ट जो बेसिकली बनाया गया था वो किन लोगों के लिए बनाया गया था, सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए बनाया गया था। द ऑब्जेक्ट वॉज नॉट टू इंटरफेयर विद द लोकल पीपल। तो ऑब्जेक्ट ये था कि लोकल पीपल के साथ इंटरफेयर नहीं करना है। हैंस द कोर्ट वॉज मेनली अवेलेबल टू द यूरोपियंस। तो जो कोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए अवेलेबल थी। द रिजल्ट वॉज देयर वर नो कोर्ट्स टू द इंडियन पीपल। इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे भारतीय लोगों के लिए कोई कोर्ट ही नहीं थी। तो उस टाइम पे जो कोर्ट स्ट्रक्चर जो था कोर्ट्स का वो इस तरह से था कि सिविल कोर्ट के लिए, एक तो सिविल केसेस के लिए, यानी कि जो सिविल केस हुआ करते थे उनके लिए क्या क्या था, एक तो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट था, उसके बाद फिर मेयर कोर्ट आती थी, उसके बाद प्राइवी काउंसिल आता था। और क्रिमिनल केसेस के लिए एक तो जस्टिस ऑफ द पीस था और फिर कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सिविल केसेस के लिए ये 3 कोर्ट्स थी, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, मेयर कोर्ट, प्राइवी काउंसिल। क्रिमिनल केस के लिए 2 कोर्ट्स थी, जस्टिस ऑफ द पीस था और कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन था। भारत में यही चलता था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई कैलकाटा में 1774 के चार्टर से।
इशूड बाय जॉर्ज थर्ड। तो जॉर्ज थर्ड ने इसको इशू किया। लॉर्ड एलिजा इम्फे या लॉर्ड इम्फे वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। तो ये चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, 3 और जजेस अपॉइंट किए गए, और ये भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हुआ करता था। जिस तरह से आज का टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उस टाइम पे की भी जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 के चार्टर से, वो भी अपने आप में क्या थी, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी। तो कितने जज अपॉइंट किए गए थे? एक तो चीफ जस्टिस था और 3 जजेस दूसरे थे, तो टोटल 4 जजेस थे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जब नया नया बना था, यानी कि इनिशियली जब उसको बनाया गया था 1773-1774 में, 1774 में, तो उसमें कितने लोग अपॉइंट किए गए थे, कितने जजेस लगाए गए थे? तो 4 लगाए गए थे। एक चीफ जस्टिस थे और साथ में 3 और दूसरे जजेस थे। उसके बाद आता है कि बात ये आ गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट तो बना दी, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर किस पे देगी, है ना। अब ये कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जिस पे ये फैसले सुनाएगी। देखिए अब बात यहाँ पे क्या फंसती है कि सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम काउंसिल का मतलब है सरकार, कि वहाँ पे सरकार में और कोर्ट में, अब ये सुप्रीम कोर्ट जब बनाई, सुप्रीम कोर्ट बनाई ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी लंदन की, वो चार्टर भारत में भेजा करती थी कि कंपनी को अब कैसे कैसे काम करना है। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि जब जब कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है और इंडिया से जो प्रॉफिट उसको मिल रहा था इंग्लैंड को, तो उनको लगा कि यहाँ पे भारत में अब हमें जो न्याय व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको भी हमें थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, और उस पर भी हमें अपना जो कानून है या अपनी जो आप कह सकते हो जो पावर है, उसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट बना दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से भारत में। अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाती थी, और जो सुप्रीम काउंसिल थी, जो सरकार थी, वो कभी कभी क्या होता था कि वो सरकार के खिलाफ कोई केस चल जाता था, यानी कि जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने वो सरकार के खिलाफ चला गया। तो इससे क्या होता था कि दोनों के बीच में टकराव रहता था हमेशा, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम काउंसिल में। तो इट वॉज ऑल्सो नॉट मेड क्लियर वेदर द कंपनी इन इट्स दीवानी कैपेसिटी। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो या आपने पढ़ा हुआ हो, तो 1757 और 1764 का जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद से मुगल सल्तनत से जो बंगाल में जो दीवानी राइट्स थे, यानी कि दीवान के जो पैसे इकट्ठा करने, यानी टैक्स इकट्ठा करने के जो पैसे थे, या निज़ामत था, यानी कि जो कानून व्यवस्था बनाने के जो काम था, वो सब ले लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो उस टाइम पे कंपनी के पास जो दीवानी कैपेसिटी थी, यानी कि पैसा इकट्ठा करने की कैपेसिटी थी, वह सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये नहीं बताया गया कि जो कंपनी पैसे इकट्ठा करती है वहाँ के जमींदारों से, लोगों से, किसानों से, क्या वो दीवानी राइट्स जो हैं, यानी कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के जो हक हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के कानून के दायरे के अंदर आते हैं। द कंपनी कंसिडर्ड इटसेल्फ इम्यून फ्रॉम द जुरिसडिक्शन। कंपनी तो यही चाहेगी, कंपनी को लगता था कि भाई हम तो इम्यून हैं, हमारे ऊपर कभी भी केस नहीं चल सकता। जब हम लोगों को सताकर, यानी कि भारतीय लोगों को, भारतीय किसानों को उस टाइम पे सताकर जो पैसे लिया जाता था, अगर कोई किसान सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो कंपनी को ये लगता था कि वो नहीं जा सकता, हमें मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट से हमारा सिस्टम सब इम्यून है। बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट हैड ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कंपनी अगर दीवानी राइट्स कंपनी के पास हैं और कंपनी लोगों से पैसा वसूल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा हक है कि वो कंपनी पे अपना हक जमा सकती है या कंपनी पे केस चला सकती है। दिस लेड टू कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो इसके वजह से क्या हुआ, केसेस कॉम्प्लिकेट होने शुरू हो गए। इट वॉज नॉट क्लियर वेदर द जमींदार हु कलेक्टेड रेवेन्यू वर द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। अब ये भी बात नहीं पता थी कि जो जमींदार जो किसानों से, क्योंकि वहाँ पे क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ गया था कि जो ज़मींदार होगा वो क्या करेगा, वो किसानों से पैसे इकट्ठा कर लेगा। तो अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि क्या ये ज़मींदार कंपनी के सर्वेंट्स हैं, यानी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, या सिर्फ कंपनी ने उनको कह दिया है कि भाई आप पैसे इकट्ठा कर दो और हमको दे दो। तो अब ये भी क्लियर नहीं था। द सुप्रीम काउंसिल, यानी कि सरकार ये कहती थी, हैड हेल्ड दैट देर वर इम्यून फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से वो इम्यून है। दिस ऑल्सो लेड टू सीरियस लिटिगेशन। अब इसके वजह से लिटिगेशन आने लगी, यानी कि याचिका आने लगी सुप्रीम कोर्ट में। जो किसान थे वो जमींदारों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने लगे कि हमसे पैसा ले रहे हैं। तो जब किसान कंप्लेन कर रहे हैं जमींदारों के खिलाफ, तो जमींदार को सपोर्ट कौन कर रहा था, जमींदार को सपोर्ट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर केस चलेगा। जब जमींदार के ऊपर केस चलेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी सुप्रीम कोर्ट में के ऑफिसर्स को भी जाना पड़ेगा सुनवाई के लिए। तो वहाँ पे कुछ बहुत फेमस केसेस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। पिछली बार जब 2018 में हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे एक नंद कुमार केस का ट्रायल था, उसके ऊपर सवाल पूछा गया था। ये 5 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक तो था कमलुद्दीन केस, एक है पटना केस, एक है कोसी जुरास केस, फिर नंद कुमार केस और स्वरूप चंद का केस। तो ये 5 लोगों के केस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले आता है कमलुद्दीन केस। देखिए, कमलुद्दीन एक पर्सन थे, ये ऐसे खान करके इनका नाम था।
या कमरुद्दीन इनका नाम था, आप कह सकते हो, कि ये फार्मर डिफॉल्ट ऑन हिज रेवेन्यू पेमेंट, सो ही वॉज पनिश्ड बाय द कंपनी बट सुप्रीम कोर्ट रिलीज। अब क्या हुआ कि कमरुद्दीन जो थे एक फार्मर थे और ये अपने रेवेन्यू पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट हो गए, यानी कि इनको जो पैसा देना था उस पर डिफ़ॉल्ट कर गए और इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो अब कंपनी इनको पनिश कर रही थी। कंपनी ने कहा कि भाई जब क्योंकि ये ज़मींदार को इन्होंने पैसा नहीं दिया, जब ज़मींदार को पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने इनको कहा कि भाई ज़मींदार को कहा कि तुम इसको पनिशमेंट दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज़ करवा दिया इस बेसिस पे कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा दें। अगर इनके पास उस टाइम पे फसल नहीं है या उस टाइम पे ये पैसा नहीं दे सकते तो ज़रूरी नहीं है कि इनको सज़ा मिलेगी और आप इनको आज़ाद कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है इसको छोड़ दो, लेकिन कंपनी कह रही है इसको मत छोड़ो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में और सरकार में क्या होने लगा, यहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा होगी। तो कमरुद्दीन केस बहुत ही फेमस केस है, 1775 का ये केस है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है पटना केस की। देखिए पटना केस क्या था कि इट शोड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड जुरिसडिक्शन टू ट्राई जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी फॉर द एक्ट्स डन। देखिए इसके पीछे में थोड़ी सी कहानी वो आपको समझा देता हूँ। एक पर्सन थे ऐसे खान जो आए थे काबुल से भारत में, अफगानिस्तान से वो भारत आए और भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें वो शामिल हो गए। उसके बाद क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसी एक पर्सन को एक हायर कर लेता हूँ, यानी कि हायर का मतलब है मैं अपने जो मेरा आगे आने वाला वंशज होगा मैं उसको गोद ले लेता हूँ। तो जब उसको वो गोद लेना चाह रहे थे इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो अब वो जिस बच्चे को गोद लेना चाह रहे थे वो बच्चा और जो जिस पर्सन की डेथ हुई उसकी जो पत्नी थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि जो प्रॉपर्टी है, बीवी का कहना यह था कि जब वो बच्चा गोद लिया नहीं गया तो सारा का सारा पैसा बीवी को मिलना चाहिए अपने पति की प्रॉपर्टी का। लेकिन बच्चे का कहना यह था कि जब उन्होंने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी थी मुझे गोद लेने की, तो अब मैं भी उनका बेटा हूँ और मैं आधी प्रॉपर्टी का हकदार हूँ। तो इससे क्या हुआ कि और फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स को जो वो बेटा अडॉप्ट लेना चाह रहे थे उस बेटे ने उसको ब्राइब करा कंपनी के ऑफिशियल्स को, और वो प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा ली और उसकी जो बीवी थी जिस पर जो पर्सन मरा ऐसे खान की, उसको कोई भी पैसा नहीं दिया। तो यानी कि अब कंपनी के ऑफिशियल्स ने करप्शन का काम किया तो कंपनी के ऑफिशियल्स पे भी सुप्रीम कोर्ट केस चलाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इट शोड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑफिसर्स पे भी केस लाया जाएगा फॉर द एक्ट्स डन इन द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो किसी चीज़ की अपॉइंटमेंट में या कुछ में अगर मान लेते कोई गलत काम किया गया है कंपनी के द्वारा तो भी सुप्रीम कोर्ट केस चला सकती है उन पे। तो ये पटना केस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। 1777 में ये केस हुआ था। उस इन दिस लॉ ऑफिसर्स एक्ट्स करप्टली, मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफिसर्स ने करप्टली एक्ट किया। केस ऑफ एस बी खान था एक काबुल से, हिज डिजायर ऑफ अडॉप्शन एंड डिस्प्यूट बिटवीन हिज वाइफ एंड सून टू बी अडॉप्टेड पर्सन एज खान डाइड। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया कि पूरा केस क्या था। नेक्स्ट आता है कोसी जुरास केस। तो दिस कंसर्न द क्लेम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज दिस जुरिसडिक्शन ओवर द एंटायर नेटिव पॉपुलेशन। अब कोसी जुरा केस में ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो वहाँ पे जो जनता है, बंगाल की जो जनता है, जो पूरी नेटिव जनता है, भारत की जनता है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इन पर्टिकुलर दिस डेल्ट विद जुरिसडिक्शन ओवर द जमींदार ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमींदार जो है बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के उनके ऊपर फैसला सुना सकते हैं। नेक्स्ट आता है काशीनाथ बाबू वर्सेस राजा, मतलब ये केस जो था, ये केस किन दो पर्सन्स के बीच में था, काशीनाथ बाबू और राजा कोसी जुरा के बीच में था। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ये किन दो लोगों के बीच में केस था। नेक्स्ट आता है ट्रायल ऑफ नंद कुमार, यानी कि जो नंद कुमार का जो केस था। दिस इज अ केस कंसर्निंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम काउंसिल, सरकार यानी कि एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में टकराव था ये। इसमें क्या हुआ कि महाराज नंद कुमार जो थे ये एक हिंदू थे, हुबली के गवर्नर थे। इन्होंने ये कहा कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे भारत के या बंगाल के, नॉट भारत, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कुछ ब्राइबरी का काम किया है, यानी कि घूसखोरी करी है या करप्शन करा है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पे ये आरोप लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि हाँ वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो करप्ट आदमी थे और उस टाइम पे उन्होंने करप्शन किया। तो इससे क्या हुआ कि यानी सुप्रीम काउंसिल फाउंड हिम गिल्टी, अब उनको गिल्टी पाया गया। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने बदला लेने के लिए क्या करा, लॉर्ड इम्पे जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे उनको अपने साथ मिलाया और महाराजा नंद कुमार जो थे उनके खिलाफ एक केस चला दिया और उसके तहत उनको मौत की सज़ा भी दे दी, सुनवा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उनको दे भी दी गई, यानी कि उनको फांसी पे भी लटका दिया गया महाराजा नंद कुमार को। तो दस द राजा वॉन द केस। अब राजा केस तो जीत गए, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स टुक रिवेंज, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिवेंज लिया बाय मेकिंग अ कॉन्स्पिरेसी विद लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे के साथ उन्होंने एक झूठा केस बनाया एंड फॉल्सली कॉट नंद कुमार इन फॉर्जरी केस एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। कि फॉर्जरी केस में उनको, धोखाधड़ी केस में फंसा दिया गया नंद कुमार को, महाराजा नंद कुमार को, और उनको फिर फांसी भी दे दी गई, उनको मार भी दिया गया।
तो ये बहुत ही फेमस केस है नंद कुमार केस। इसके ऊपर सवाल पूछा भी गया है एक बार 2018 के हाई कोर्ट के पेपर में। तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए एडवोकेट जनरल के पेपर में, ऐसे ही कुछ सवाल पूछ लिया जाएगा इनमें से किसी में भी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्वरूप चंद केस। ये हिबीस कॉर्पशन, जो हिबीस कॉर्पस जो पिटिशन थी वो उसमें फाइल की गई थी। हिबीस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है, तो कोर्ट ये कहती है अगर कोर्ट कभी भी हिबीस कॉर्पस पिटिशन लगाती है, रिट लगाती है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है, आप उसकी बॉडी को पेश करो कोर्ट में, जिंदा या मुर्दा। वो हमें उससे मतलब नहीं है कि वो पर्सन डेड है या अलाइव है, जिंदा है, लेकिन उस पर्सन की बॉडी को कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये तब की जाती है ज़्यादातर जब कोई किसी को किसी ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, तो पुलिस के ऊपर ये लगाया जाता है कि हिबीस कॉर्पस केस पिटिशन लगाई जाती है या रिट लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कि आप उस पर्सन को ढूंढो। पुलिस वालों से कहा जाता है कि आप उस पर्सन को ढूंढो और कोर्ट में पेश करो। तो ये स्वरूप चंद केस जो था ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बस कि हिबीस कॉर्पस की जो पिटिशन थी उसमें फाइल की गई थी। उसके बाद जुडिशियल प्लान आता है 1772 का, 1774 का। तो उसके अंदर एक तो आती है मोफिसिल जो दीवानी अदालत थी, जिसको सिविल कोर्ट कहा जाता था। ये सिविल केसेस से बिलोंग करती थी, डिसाइड करती थी सिविल केसेस को। इसमें जो कलेक्टर था, यानी कि जो डीएम था, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसको जज बना रखा था। द कोर्ट डेल्ट विद इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो इनहेरिटेंस का था यानी कि संपत्ति विवाद था या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे, यानी कि विरासत का हो गया और संपत्ति विवाद हो गया। तो इन दोनों की केसेस को सुनवाई करता था कौन? दीवानी अदालत, क्योंकि ये सिविल कोर्ट था। उसके बाद आता है निजामत अदालत। निजामत अदालत जो था मोफिसिल का, ये क्रिमिनल कोर्ट था, यानी कि जो भी अगर कोई क्रिमिनल केसेस होंगे तो वो ये डिसाइड करता था। फिर आता है सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल काउंसिल्स। तो प्रिंसिपल काउंसिल का एक सिस्टम निकल के आता है। जो जुडिशियल प्लान था 1772 का, हैड वेस्टेड एक्सेसिव पावर इन द कलेक्टर। अब देखिए क्या हुआ, जो कलेक्टर था यानी कि जो एक सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको बहुत ज़्यादा ताकतें दे दी गई 1772 के का जो जुडिशियल प्लान था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो कलेक्टर था उसके पास बहुत सारा काम हो गया, यानी कि उसके बाद टैक्स इकट्ठा करने का भी काम हो गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने का काम भी हो गया, यानी उसके बाद बहुत सारा काम हो गया। तो अब वो इतना सारा काम होने पे एक पर्सन पे वो काम अपना नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज आल्सो अ डिक्रीज इन द रेवेन्यू कलेक्शन। तो धीरे धीरे जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था, रेवेन्यू कलेक्शन कम होने लगा। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो कम होने लगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस टाइम पे 1774 में एक प्लान तैयार करा। अब ये प्लान तैयार किया गया कि जो कलेक्टर था उसको कुछ ड्यूटीज से मुक्त किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द एंटायर दीवानी एरिया वाज डिवाइडेड इनटू 6 डिविजन्स। तो क्या किया गया, जो सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल काउंसिल था उसके तहत यही किया गया कि पूरी जो दीवानी थी, यानी कि जो रेवेन्यू एरिया था जहाँ से पैसा इकट्ठा करना था, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ईच हैड अ काउंसिल चार्ज्ड विद द ड्यूटी टू कलेक्ट रेवेन्यूज़। और हर काउंसिल को ये चार्ज दिया गया कि भाई आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ईच डिवीजन हैड अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। हर डिवीजन को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया, हेडेड बाय दीवान, और सब जगहों पे दीवान अपॉइंट कर दिए गए कलेक्टर की जगह, इन द प्लेस ऑफ कलेक्टर। पहले तो कलेक्टर हुआ करता था, कलेक्टर का मतलब यहाँ पे डीएम एक तरह से आप मान सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि पहले वो हुआ करता था जो पैसे इकट्ठे करता था, रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करता था। अब उसकी जगह हटा के सब जगह पे दीवान लगा दिए गए। ही एक्ट एज जज ऑल्सो। इस दीवान को कहा गया कि भाई आप जज की तरह भी काम करोगे मुफस्सिल दीवानी अदालत में, यानी कि सिविल केस जो भी होंगे, सिविल केस में ये एक्ट करेंगे। द न्यू कोर्ट हैड ऑल्सो द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू। नई कोर्ट के पास ये भी ताकत थी कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो इन द डिवीजन एंड टू डिसाइड ओरिजिनल सूट्स। और कोई ओरिजिनल केस वहाँ पे आता है इस अदालत में, दीवानी अदालत में, तो वो भी सुनवाई हो सकती थी। इट मे बी नोटेड दैट द जुडिशियल प्लान ऑफ 1780 सेपरेट द रेवेन्यू फंक्शन। तो 1780 में जब फिर जुडिशियल प्लान कोई आता है तो उससे रेवेन्यू फंक्शन को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ इम्पे ने भी, यानी कि जो एलिजा इम्पे थे, जो चीफ जस्टिस थे पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के जो पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। तो उनको देख लेते हैं एक बार। द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल हैड नो टाइम टू सिट एट द दीवानी अदालत कोर्ट टू हियर अपील एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द कोर्ट। अब देखिए, जब अपील का जो केस जाता था, अपील के केस जाते थे जो गवर्नर इन काउंसिल हुआ करती थी, यानी कि जो गवर्नर का मतलब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हो गए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही थे उस टाइम पे 1773 में। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो 1833 के बाद बने। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और उनकी जो काउंसिल थी, उनके पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि दीवानी अदालत के फैसले जो बाद में, यानी कि जब वो अगर अपील के थ्रू गवर्नर जनरल के पास जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि वो उनकी सुनवाई कर सकें। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो फैसले सुनाने का जो प्रक्रिया थी या जो अपील की प्रक्रिया थी उसमें बाधा आने लगी। तो फिर वहाँ पे लॉर्ड इम्पे कुछ काम करते हैं। तो जमींदार्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड ऑल्सो इम्पार्ट जस्टिस। तो अब उन्होंने क्या काम किया कि ज़मींदारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आप पैसा भी इकट्ठा करेंगे किसानों से और आप जस्टिस भी करेंगे, न्याय की प्रक्रिया जो है जमींदार चलाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ज़मींदारों ने अपनी जो ताकत थी उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया।
बट गवर्नर जनरल काउंसिल थॉट दैट ही माइट अब्यूज़ हिज पावर्स। तो यानी कि उन्होंने अपनी ताकत का, गवर्नर जनरल काउंसिल ने ये भी सोचा कि अगर हमने ज़मींदारों को इतनी ताकतें दे दी कि वो पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जस्टिस भी करेंगे, यानी न्याय भी वहाँ पे देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करेंगे। सो द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एडमिटेड देयर इनकैपेसिटी टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड एक्सप्रेसली स्टिपुलेटेड दैट चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे शुड बी द सोल जज ऑफ सर दीवानी अदालत। तो गवर्नर जनरल ने कहा कि भाई अब हमारी इनकैपेसिटी है, यानी हम नहीं कर पाएंगे काम को, तो काम कौन करेगा, चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे जो हैं वही अकेले जज रहेंगे सरदार दीवानी अदालत के। और वही जो सरदार नहीं है, सदर है ना, सदर दीवानी अदालत है, तो उसके जो जज हैं वो कौन रहेंगे, सर एलिजा इम्पे। ये गवर्नर जनरल ने कह दिया। तो सर जो एलिजा इम्पे थे उनको अपॉइंट किया गया सोल जज के रूप में सदर दीवानी अदालत के। इम्पे ने क्या करा, 133 आर्टिकल बनाए रेगुलेशन के कि किस तरह से सिविल कोड काम करेगा। फिर कोड को रिवाइज किया गया, तो उसके तहत 95 आर्टिकल बन गए और इस कोड को 1782 में पास करा गया। ये भारत का पहला सिविल प्रोसीजर कोड था भारत का। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे भारत का पहला सिविल प्रोसीजर कोड था। तो जो किसने बनवाया था, लॉर्ड इम्पे ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है 1782 में। जो अपील थे दीवानी अदालत की, जो डिसीजन की जो अपील थे, अगर वो 1007 रुपये से एक्सीड करते थे उसको सदर दीवानी अदालत लिया जाता था। यानी कि दीवानी अदालत से बढ़कर कहाँ जाएगी, वो सदर दीवानी अदालत में बात जाएगी। उसके बाद फिर अदालत सिस्टम में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1814 में कुछ रिफॉर्म्स लाए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1814 से लेकर 1823 तक भारत के जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो उन्होंने बंगाल गवर्नमेंट का जो चार्ज लिया 1813 में लिया और इन्होंने अप्रूव करे कुछ सजेशंस एम्प्लॉइंग मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने कहा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि भारत में जस्टिस में, यानी कि न्याय प्रक्रिया में को लागू करने के लिए और ज़्यादा भारतीयों का उसमें आप कह सकते हैं कि इंक्लूजन चाहिए, समावेशन चाहिए, कि और ज़्यादा भारतीयों को इंक्लूड करो एंड इंक्रीजिंग देयर जुडिशियल पावर्स, और उनकी जो जुडिशियल पावर्स हैं, न्याय ताकतें हैं, उनको बढ़ा दीजिए। उसके बाद सिविल और क्रिमिनल रिफॉर्म्स लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए। देखिए, एक बार तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे 1793 में, 1793 में वे आप कह सकते हो कि वे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद वो 1805 में भी आए वापस से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सक्सीडेड लॉर्ड वेलेस्ली। जब लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद वापस से लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बार आए एज इन जुलाई 1805, और बाद में ये फिर भारत ही जब आए थे तो वापस नहीं जा पाए, इनकी मृत्यु ही भारत में हो जाती है। तो इन्होंने भी कुछ अपने जो इम्प्रूवमेंट थे वो लाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या करा, मुस्लिम क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस को देख लेते हैं। यानी कि इन्होंने इस तरह को जो भी काम किया, बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि 1805 में वो आए थे और सिविल और क्रिमिनल रिफॉर्म्स कॉर्नवालिस लेके आए थे 1805 में। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें और कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम क्रिमिनल लॉ और जस्टिस ये किस तरह का होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। कि पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लॉ आता कहाँ से, कुरान से आता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, कुरान क्या है, कुरान अल्लाह के शब्द हैं ना, कुरान वाज द वर्ड ऑफ अल्लाह। और इज्मा और कियास जो है ये भी दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें मुस्लिम लॉ के बारे में पता चलता है। 4 स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के, कौन से, हनफी, मलकी, शफ़ी और हनबली। तो ये 4 स्कूल्स हैं जहाँ से जो कानून है मुस्लिम लॉ के वो निकल के आते हैं। पनिशमेंट किस तरह से मिलती है मुस्लिम लॉ में, एक पहली बात तो आती है रिटेलिएशन, यानी बदला लेना, किस्सा, लाइफ फॉर लाइफ, लिम फॉर लिम, यानी कि ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी ली जाएगी। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो जिस पर्सन ने हत्या करी है उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो एक तो ये आता है रिटेलिएशन। फिर आता है एक ब्लड मनी, इसको दिया कहते हैं, यानी कि अनइंटेंशनल किलिंग, यानी कि अगर किसी ने जानबूझकर नहीं, अनजाने में किसी को मार दिया तो क्या होगा, तो आपको कम, तो मनी कंपनसेशन है, यानी कि तो आप जो है कम सज़ा उस पर्सन को मिलेगी। फिर फिक्स पेनल्टीज़ हैं, यानी कि हद हो गई, जैसे कि आप कहते हैं ना, हद हो गई है। तो लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब, तो इसमें लिमिट्स जो है पनिशमेंट की वो प्रेस्क्राइब्ड हैं। और एक डिस्क्रिशनरी होती है, यानी कि तैज़र कहते हैं इसको, जज के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि कितनी सज़ा सुनानी है। तो ये मुस्लिम जो कुछ पनिशमेंट के तरीके हैं ये ध्यान रखना है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, इनके नाम आ सकते हैं, जैसे किस्सा, दिया, हद और तज़ीर, ऐसे करके 4 नाम पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। फिर आता है मुस्लिम क्रिमिनल लॉ वाज बेस्ड ऑन हदिया एंड फतवा अलमगिरी, इसको औरंगजेब ने निकलवाया था फतवा अलमगिरी को, तो इस पे मुस्लिम क्रिमिनल लॉ बेस्ड है। मुस्लिम लॉ ग्रांटेड अ प्रिविलेज टू द सन टू पार्डन द मर्डरर ऑफ देयर पेरेंट्स और किंसमैन। मुस्लिम लॉ ये एक प्रिविलेज देता है कि अगर किसी के पेरेंट्स को किसी पर्सन ने मार दिया तो उसका जो बेटा है, जिसको मारा है, उसका जो बेटा है वो उसको माफ़ कर सकता था, किसको, जो मर्डरर था। तो इसके वजह से उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी। तो इसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने थोड़ा बहुत काम किया था। उसके बाद बात आती है लॉ कमीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ कमीशन। देखिए लॉ कमीशन से सवाल बनते हैं। तो पहला लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, या लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे, आप ही कह सकते हैं। लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे। 1835 में इसको अपॉइंट किया गया था। 1837 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी 1837 में करी।
दिस वाज सर्कुलेटेड टू द जजेस एंड लॉ एडवाइजर्स, उसको जो रिपोर्ट थी उसको सभी जजेस को दिया गया, लॉ एडवाइजर्स को दिया गया और दूसरी कमीशन के द्वारा उसको वापस से रिवाइज किया गया। फाइनली 1860 में इसको पास किया गया और 1860 में ही ये आईपीसी बनता है। दिस इज़ द इंडियन पीनल कोड। तो जो आईपीसी 1860 हम पढ़ते हैं, तो वो जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो लॉर्ड मकॉले ने तैयार करी थी, वो ही बाद में क्या बना, वो फर्स्ट आप कह सकते हो कि इंडियन पिनल कोड बना। 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पास किया गया। तो 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, 1860 में इंडियन पिनल कोड आया और इंडियन पिनल कोड बनाया किसने, लॉर्ड मकॉले ने बनाया, आप कह सकते हो जो उसका फर्स्ट लॉ कमीशन था उसने बनाया। उसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन 1835 में आया, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसने क्या क्या काम करा, इसने 3 काम करे फर्स्ट लॉ कमीशन ने। पहली बात तो उसने पिनल लॉ बनाया, है ना, उसके बाद ये बाद में आईपीसी बन गया। फिर उसने सिविल प्रोसीजर कोड बनाया और लिमिटेशन एक्ट बनाया, ये बाद में एक्ट्स बन गए। और उसने एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट भी दी, यानी कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था 1835 का, उसने 3 काम करे। एक तो आईपीसी बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी बनाया और लेक्स लॉ की रिपोर्ट दी। लेक्स लॉ की का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड और प्लेस। और ये 1837 में, ये देखिए यहाँ पे ना, ये इस तरह से थर्ड करके है, ये यहाँ पे गैप है, ये थर्ड जो है आगे हिंदी वाला है। तो 1837 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई। तो लेक्स लॉ की रिपोर्ट कब आई, 1837 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट लॉ कमीशन में कितने मेंबर थे, फर्स्ट लॉ कमीशन में 5 मेंबर थे। ये कमीशन ने 1843 तक काम किया। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 1835 में बना, 1837 में रिपोर्ट सबमिट करी और इस कमीशन ने काम कब तक किया, 1843 तक करा। फिर सेकंड लॉ कमीशन 1853 में लगाया गया। रोमिली जो थे उसके चेयरमैन थे। इन्होंने रिकमेंडेशन करी कि भाई हाई कोर्ट बनने चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जगह, और कहा कि भाई सीपीसी को सभी एरियाज़ में, जो हाई कोर्ट जहाँ पे बनेंगे सभी एरियाज़ में एक्सेप्ट किया जाए। 1800 जब आप देख सकते हैं कि 1853 में जब रोमिली एज अ चेयरमैन सेकंड लॉ कमीशन में ये कहा गया, तो 1862 में जाके 61 में जाके 3 जगहों पर, बंगाल में, बॉम्बे में और कैलकाटा में, 3 जगहों पे हाई कोर्ट्स बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करके। फिर इट ड्राफ्टेड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी जो बनाया, सीआरपीसी सेकंड लॉ कमीशन ने बनाया। फर्स्ट लॉ कमीशन ने सीपीसी बनाया था, सिविल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड और लेक्स लॉ की रिपोर्ट। सेकंड लॉ कमीशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया। फिर तीसरा लॉ कमीशन आता है 1861 में। तो इसने 7 रिपोर्ट सबमिट करी और दिस पीरियड इज स्टाइल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ कोडिफिकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो तीसरा लॉ कमीशन बनाया गया 1861 में, उसको गोल्डन एज कहा जाता है भारत में, ब्रिटिश इंडिया में कोडिफिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैनी एक्ट्स वर पास। तो इसमें कई सारे एक्ट पास किए गए, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट पास किया गया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट पास किया गया, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट। कई सारे एक्ट थे जो इस टाइम पे पास किए गए तीसरी लॉ कमीशन के हिसाब से। फिर आता है चौथा लॉ कमीशन। देखिए 4 लॉ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1879 में ये आया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, आज़ादी से पहले जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो इससे पहले कितने कमीशन आ चुके थे लॉ के। इससे पहले 4 लॉ कमीशन आ चुके हैं 1879 में, क्योंकि 5वां लॉ कमीशन 1955 में आया। तो 1955 में का मतलब ये हो गया कि भारत आज़ाद हो गया। तो आज़ादी से पहले 4 लॉ कमीशन है। इसके वजह से ईजमेंट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया चौथे लॉ कमीशन की वजह से। ईजमेंट एक्ट का मतलब ये है, ईजमेंट एक्ट से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम घरों में समरसीबल लगा लेते हैं और कहीं से भी पानी निकालना शुरू कर देते हैं। जब जो भी नया घर बनता है वो समरसीबल लगवाता है सबसे पहले। तो ये आपको हक किसने दिया कि आप अपने घर की ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकें। ये ईजमेंट एक्ट ने आपको हक दिया है कि जहाँ भी आपका घर होगा और अपने घर में हैंडपम्प लगा लेते हैं या अपने घर में आप समरसीबल लगा लेते हैं, मोटर लगाते हैं और नीचे ज़मीन से पानी निकालते हैं, तो उस चीज़ का हक जो दिया गया वो ईजमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया। और 5वां लॉ कमीशन 1955 में बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। दिस कमीशन प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट सजेस्टिंग ड्रास्टिक चेंज एंड रिफॉर्म्स इन द लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, सब में चेंज आने चाहिए। ये 5वें लॉ कमीशन ने कहा, जो भारत के आज़ाद होने के बाद बनाया गया था। इसने 61 रिपोर्ट सबमिट करी, सेल्स टैक्स के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए, सब रिपोर्ट्स जो हैं इसने पेश की। और नेक्स्ट आता है, फिर लास्ट आता है चौल्ट्री कोड। तो चौल्ट्री कोड क्या था? चौल्ट्री कोड छोटे मोटे केसेस के लिए था, लोकल डिस्प्यूट्स डिसाइड करने के लिए। छोटे छोटे जो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस थे मद्रास सिटी में, उसको सॉल्व करने के लिए चौल्ट्री कोड बनाया गया था। पहला ज्यूरी केस ट्रायल जो था भारत में, वो मिसिस देविया केस था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिसिस डाविया केस था, यानी कि देविया केस था, उसको करने के लिए ज्यूरी केस था ये पहला भारत का। और इस कोड को 1880 में ख़त्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको सब पढ़ लीजिएगा। जो भी टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये दे दी गई है PDF ऑलरेडी। और बाकी और अगर क्या नाम है, किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है टेस्ट सीरीज़ को। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।